हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। विश्व में कई देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, लाइक भारत, चाइना, इजिप्ट, मैक्सिको। यानी विश्व में कई ऐसे देश हैं, 17 लगभग देश हैं जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। परंतु भारत के कंटेक्स्ट में यदि देखा जाए, भारत और चीन जहां दोनों ही देशों से कर्क रेखा होकर गुजर रही है, मगर इन दोनों की जलवायु, इन दोनों की मॉनसून, इन दोनों की कंडीशंस में आपको बहुत ज्यादा अंतर देखने के लिए मिलेगा। क्यों है यह अंतर? अर्थात आज का जो प्रश्न है कि भारत में कर्क रेखा वास्तविकता में अप्रभावी क्यों दिखाई देती है। अप्रभावी का मतलब है कि भारत में वह नियम फॉलो क्यों नहीं हो पाता है जो कि इन अक्षांशीय रेखाओं के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल सत्य बैठता है अन्य देशों की अपेक्षा। मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आपका बहुत बहुत साथ है स्टडी IQ के हिंदी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो इस प्रश्न को लेकर आज का हमारा ये वीडियो रहेगा, जो कि यूपीएससी प्री और मेंस दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसको लेकर पहले भी क्वेश्चंस आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावना है। मेंस में एक बहुत ही अच्छा डायमेंशन बनकर ये आता है, यह आपने पढ़ा भी होता है, परंतु आपने इस डायमेंशन के हिसाब से नहीं पढ़ा होता, इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह थोड़ा सा वीक पॉइंट आपका हो जाता है। यहां पर हम इस पूरे टॉपिक को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। क्लियर? चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि यदि आप देखेंगे वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड में दो प्रकार की रेखाएं हैं जिसको हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था। एक है अक्षांशीय और एक है देशांतरीय रेखाएं। इन अक्षांशीय रेखाओं में जो सबसे महत्वपूर्ण लाइन है वो है एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, और एक हमारी निकल के आती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दैट इज मकर रेखा। इन दोनों के मध्य के क्षेत्र को, अर्थात इस एरिया को हम नाम देते हैं ट्रॉपिकल जोन का, यानी कि उष्णकटिबंधीय जलवायु का, और इसके ऊपर के भाग को पूरा का पूरा एक लाइन में यदि मैं बोलूं तो टेम्परेट क्लाइमेट यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। ऐसा होता भी है, बिल्कुल बहुत सही बात है, परंतु मेरा क्वेश्चन ये नहीं है और नाम मैं ये पढ़ा रहा हूं। एक्चुअल में मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप इंडिया में देखेंगे तो भारत के बिल्कुल मध्य से कर्क रेखा प्रवाहित होती है और ये भारत को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। और यदि हम यहां पर देखें तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि यह कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो लगभग यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और कौन से हैं ये 8 राज्य? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन पर आने से पहले मैं एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में, अर्थात कर्क रेखा के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूं। एक हुआ वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में और एक हुआ इंडिया के कंटेक्स्ट में, ताकि केवल और केवल ये क्वेश्चन ही नहीं, कर्क रेखा के बारे में एक पूरा का पूरा नॉलेज आपको मिल जाए। तो चलिए सबसे पहले यदि हम भारत के कंटेक्स्ट में बात करते हैं, फिर हम वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में आएंगे। तो भारत में ये कितने राज्यों से गुजरती है? 8। और यदि इन 8 राज्यों को हम लेते हैं तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई देता है? सबसे पहले आता है गुजरात। गुजरात के बाद हमें दिखाई देता है राजस्थान। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, देन छत्तीसगढ़ जो कि अलग होकर ही बना है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये जनरली सभी को पता होता है। और इसके अलावा आपको ये भी पता होगा, आपने पढ़ा होगा तो यहां पर कि यदि हम कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा पर स्थित राजधानी कौन सी है? तो यहां पर आती है झारखंड की राजधानी रांची, जो कि यहीं पर स्थित है ना, कर्क रेखा पर। यानी कि मैं राजधानियों की बात कर रहा हूं यहां पर, कि यहां नोट करके मैं लिखता हूं कि निकटतम राजधानियां कौन सी हैं। नियरेस्ट कैपिटल की बात कर रहा हूं। क्लियर? निकटतम राजधानियां कौन सी आती हैं? तो निकटतम राजधानी आती है, एक है भोपाल जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, और एक आती है गांधीनगर जो कि किसकी राजधानी है? गुजरात की। यानी कि एक हमारी भोपाल जो कि MP की है और एक है गांधीनगर। इसके अलावा कर्क रेखा पर स्थित राजधानी और भी एक और राजधानी है बहुत इंपॉर्टेंट, एक है अगरतला। क्लियर है बात? इसी के पश्चात अब यदि मैं पूछूं कि कर्क रेखा पर स्थित राजधानी कौन सी है, तो याद रखिएगा यह है झारखंड की राजधानी रांची।
इसके अलावा एक और क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि यदि मैंने एक नया क्वेश्चन आपसे कर लिया कि नियरेस्ट सिटी का नाम बताइए, नियरेस्ट सिटी का नाम बताइए, है ना, मैं नियरेस्ट कैपिटल नहीं पूछ रहा हूं, मैं नियरेस्ट सिटी पूछ रहा हूं, तो इसका नाम क्या आएगा? यह है उदयपुर। और यह उदयपुर कहां वाला है? यदि आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आप आंसर कर पाएंगे कि ये उदयपुर त्रिपुरा वाला है, ना कि ये राजस्थान। और एक और बात कि यदि मैं आपसे पूछूं, जो कि पूछा गया क्वेश्चन है यूपीएससी में, इसने पूछा था कि क्या कर्क रेखा सूर्य मंदिर से पास होती है या फिर सूर्य मंदिर से गुजरती है, तो आंसर आप मुझे कमेंट में करिएगा, मैं अभी बताता हूं। तो सामान्यतः हम ये मानते हैं कि सूर्य मंदिर कोणार्क में है, उड़ीसा में, परंतु ऐसा नहीं है। याद रखिएगा, भारत में लगभग 12 इंपॉर्टेंट सन टेम्पल हैं और इन 12 इंपॉर्टेंट सन टेम्पल में से एक है कोणार्क का मंदिर, जो कि सबसे प्रसिद्ध है। इसके अलावा आपको एमपी में भी देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि मैं बात कर रहा हूं सन टेम्पल की, है ना, सूर्य मंदिर की। और यदि आपसे पूछा जाए कि क्या कर्क रेखा सूर्य मंदिर से गुजरती है, तो सामान्यतः आंसर दिया जाएगा नहीं, है ना, यानी कि आप आंसर देंगे नहीं। बट याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर है कि जी हां, कर्क रेखा सन टेम्पल से गुजरती है। और ये किस सन टेम्पल से गुजरती है? तो ये गुजरती है गुजरात में एक सन टेम्पल है, प्लेस का नाम है मोढेरा, प्लेस का नाम है मोढेरा। इसके अलावा कोणार्क फेमस है इस, और साथ में आपको एक सन टेम्पल एमपी के ग्वालियर में भी देखने के लिए मिलेगा। यानी कि ये 3 सन टेम्पल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा भी और भी कई सन टेम्पल हैं, उनके बारे में अभी हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। बट याद रखिएगा कि कर्क रेखा के बारे में ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको हमेशा याद रखने चाहिए, है ना, हमेशा ये आपको याद रखना है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों का क्रम कैसा है, इनमें से कौन सी राजधानी कहां पर है, निकटतम राजधानियां कौन सी हैं, कौन सी कर्क रेखा पर स्थित है, और साथ में क्या सूर्य मंदिर से गुजरती है, और गुजरती है तो किस सूर्य मंदिर से गुजरती है? यह है गुजरात के मोढेरा सूर्य मंदिर से। इसके अलावा महत्वपूर्ण कौन सा है? कोणार्क, और साथ में ग्वालियर, है ना, इनसे नहीं गुजरती है, बस एक है, वो है मोढेरा। और नियरेस्ट सिटी कौन सी है? उदयपुर। यदि मैंने आपसे पूछा कि इसकी सबसे दूर स्थित राजधानी कौन सी है, कर्क रेखा के सबसे दूर स्थित राजधानी का नाम क्या आएगा, तो सामान्यतः आप बोलेंगे या तो लद्दाख की राजधानी लेह या फिर तिरुवनंतपुरम, है ना, परंतु ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन पूछने का मतलब है, यानी कि यदि मैंने आपसे पूछा फार अवे, यानी कि दूरस्थ स्थित राजधानी, इसका अर्थ निकल के आता है कि जिन राज्यों से होकर कर्क रेखा पास हो रही है, उन राज्यों के हिसाब से सबसे दूर स्थित राजधानी कौन सी आएगी? इसका आंसर आएगा जयपुर। कि जयपुर को यदि आप देखें तो ये सबसे दूर स्थित राजधानियों में गिनी जाती है। क्लियर है इतनी बात? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और उसके अनुसार आंसर दें कि वो पूछना क्या चाह रहा है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं करें कि हमें एक बार में जो आंसर आ रहा है हमने वही लगा दिया। एक बार सोचें समझें फिर आंसर करें, तो आपका आंसर सही होने की संभावना अधिक रहेगी। अब इसके अलावा यदि हम बात करें तो याद रखिएगा कि अब मैं यहां पर एक वर्ल्ड मैप ड्रॉ कर रहा हूं आपके सामने, है ना। वर्ल्ड मैप क्यों? क्योंकि मैं यहां पर अब वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में कर्क रेखाओं को लेकर चलूंगा। जैसे सबसे पहले यदि हम आते हैं तो ये है हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, यहां है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, और ये एकमात्र कॉन्टिनेंट है जो कि दक्षिणी सागर के साथ सीमा बनाता है। इसके अलावा ऊपर जाएंगे तो यह है लैटिन अमेरिका वाला पोर्शन, मैक्सिको, यह है कैलिफोर्निया, देन ऊपर जाते हैं यूएसए और कनाडा वाला पोर्शन, अलास्का आ गया। देन अलास्का के बाद यह है कनाडा और यह है क्वीन एलिजाबेथ ग्रुप ऑफ आइलैंड। यहाँ से आएंगे तो यह है हडसन बे, और ऊपर यह है मैक्सिको गल्फ, कैरेबियन नेशंस, और ये पूरा का पूरा कवर। क्लियर? इसके अलावा यदि आप देखें तो यह है अफ्रीका, अफ्रीका यहां नीचे आए तो यह है साउथ अफ्रीका, इसी का एक देश, हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला पोर्शन। देन ये है रेड सी, रेड सी से कवर करते हुए यहां पर आया ग्रीस, यूरोप वाला पोर्शन स्टार्ट हो गया, इटली, देन यह है यूरोप, पोर्चुगल, स्पेन, यह है पूरा मेडिटेरेनियन सी, एंड देन यह है डेनमार्क, और ऊपर जाने पर यह है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कॉल्ड नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एंड वाइट सी, वाइट सी, फिर आर्कटिक सी एंड लोकर सी से यहाँ के आ जाएंगे। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं वापस से, तो यह है अरेबियन कंट्रीज, यह है पर्सियन गल्फ यानी कि फारस की खाड़ी, देन ये है इंडिया,
इंडिया के बाद यहां से स्टार्ट होता है साउथ ईस्ट एशिया। और साउथ ईस्ट एशिया की यदि हम बात कर रहे हैं तो यहीं पर म्यांमार, बांग्लादेश वगैरह सभी आ जाएंगे। यहाँ ये रसिया का साइबेरिया वाला पोर्शन, देन यहां से कामचटका पेनिनसुला, नीचे आएंगे कोरियन कंट्रीज, और नीचे आने पर आपको मिलेगा यहां पर साउथ चाइना सी वाला भाग यहां पर कवर हुआ। अब जो जो रह गया है उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में यहां पर आ जाएगा ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड के अलावा ऊपर साइड आपको कुछ छोटे छोटे द्वीप भी देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि ग्रुप ऑफ आइलैंड। यहाँ पर जैसे क्वीन एलिजाबेथ ग्रुप ऑफ आइलैंड आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर आइसलैंड, इसकी राजधानी है रेकजाविक, जो कि विश्व की सबसे उत्तरतम राजधानियों में से एक है। और यहाँ पर आपको दिखाई देता है ये ग्रेट ब्रिटेन, सो कॉल्ड ग्रेट ब्रिटेन। यहाँ पर लक्षद्वीप और कई छोटे छोटे द्वीप यहाँ पर आपको नजर आएंगे, छोटे छोटे द्वीप। क्लियर। यहाँ पर है मेडागास्कर, जो कि मोजाम्बिक से अलग हुआ है, बीच में है मोजाम्बिक चैनल, इससे टूटकर अलग हुआ है। यहाँ है ऑस्ट्रेलिया, ये है ऑस्ट्रेलिया, देन दिख रहा है ना ऑस्ट्रेलिया, और फिर ये है इंडोनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड, इंडोनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड है ना। और ये है इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो। क्लियर है। अब यहाँ पर कई छोटे छोटे द्वीप आपको देखने के लिए मिलेंगे जिनको हम चापाकार द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। ताइवान, जापान, ये सब देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर भी छोटे छोटे द्वीप हैं। यहाँ पर ये हैं कैरेबियन आइलैंड्स, ये है कैरेबियन आइलैंड। अब मैं ये मैप क्यों ड्रॉ कर रहा हूं एक बार में मैं आपको बता देता हूं कि ये मैप हो सकता है कि 19-20 हो, इसलिए मैं आपको पहले बता देता हूं कि यहां मैं 3 रेखाएं ड्रॉ करने वाला हूं। एक है कर्क रेखा, एक है मकर रेखा, और एक है हमारी कौन सी, एक आती है भूमध्य रेखा। यानी कि ये जो वर्ल्ड का मैप बना हुआ है, इसी वर्ल्ड के मैप को यदि आप देखें तो बस इसी मैप को मैंने यहां ड्रॉ कर दिया है। कारण यह है कि अब मैं कंट्री की प्लॉटिंग जब यहां पर करूंगा तो कंट्री की प्लॉटिंग करने में आसानी होगी। देखिएगा, अब वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में यदि हम कर्क रेखा को समझने का प्रयास करें तो पूरे वर्ल्ड में जो कर्क रेखा है वो कुल मिलाकर 3 महाद्वीपों है ना, 3 महाद्वीपों, 17 देशों, यानी कि उन 3 महाद्वीपों के अंदर जितने देश हैं उन 17 देशों तथा 6 वाटर बॉडीज से होकर गुजरती है। ये कौन कौन सी वाटर बॉडीज हैं, कौन कौन से महाद्वीप हैं और कौन कौन से महासागर अथवा सागर हैं, उनकी बात हम कर रहे हैं। देखिएगा, सबसे पहले यदि मैं 3 महाद्वीपों की बात करूं तो ये 3 महाद्वीपों में आते हैं उत्तर अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। अब इनके अंदर कौन कौन से देश हैं, जैसे कि बहामास और मैक्सिको है। तो इनके बारे में यदि मैं छोटा सा इंट्रो आपको कराता हूं तो यदि बहामास की मैं बात कर रहा हूं ना, तो बहामास के बारे में याद रखिएगा कि ये एक प्रकार का द्वीपीय चाप है। क्या है ये? द्वीपीय चाप है। यदि इंग्लिश में आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये याद रखिएगा, ये एक प्रकार का आर्कियापिएलागो है। क्लियर। ये एक प्रकार का द्वीपीय चाप है, यानी कि द्वीपों का एक समूह है और चापाकार द्वीपों का समूह है। क्लियर। अब मैक्सिको की यदि हम बात करते हैं तो मैक्सिको आपको कहां पर देखने के लिए मिलेगा? यह है मैक्सिको, है ना। सबसे पहले यह है उत्तर अमेरिका महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका या फिर उत्तर अमेरिका महाद्वीप, उत्तर अमेरिका। और उत्तर अमेरिका में मैक्सिको कहां है? यहां पर आपको दिखाई देगा मैक्सिको वाला पोर्शन। एक सेकेंड, यह है मैक्सिको। क्लियर। चलो अब वापस आते हैं। तो इसके अलावा किससे गुजर रही है? अफ्रीका से, और ये आपको दिखाई दे रहा है अफ्रीका। और अफ्रीका में कौन कौन से देश हैं? तो देखिएगा, सबसे पहले मिस्र है। इनका क्रम है पूर्व से पश्चिम, इसका था पश्चिम से पूर्व, अब आता है इसका पूर्व से पश्चिम। और यदि पूर्व से पश्चिम में देखेंगे, सबसे पहले इजिप्ट है, इजिप्ट के बाद लीबिया है, लीबिया के बाद अल्जीरिया है। तो देखिए यहां पर सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है क्या? इजिप्ट। और यदि इजिप्ट की हम बात करें तो इजिप्ट में एक झील है जिसका नाम है नासेर झील। क्या नाम है इसका? नासेर झील। और इस नासेर झील, ये नासेर झील बेसिकली कहां पर स्थित दिखाई देती है? तो ये कर्क रेखा पर ही स्थित है नासेर झील। और ये आती है कहां पर? ये आती है मिस्र में। क्लियर। और यदि आप देखें तो फिर आता है लीबिया, लीबिया के बाद आता है अल्जीरिया, यह इजिप्ट, इजिप्ट के बाद लीबिया, अल्जीरिया, और फिर आता है नाइजर। नाइजर के पश्चात आपको देखने के लिए मिलेगा माली, पश्चिमी सहारा और मॉरिटोनिया। ये सब इसी प्रकार आ जाएंगे, यानी कि सबसे पहले आएगा इजिप्ट और यहां पर आ जाएगा मॉरिटोनिया। अब जितने भी देश बचेंगे वो आएंगे कहां पर? वो आएंगे मध्य में। अब यदि हम यहां देखें, जैसे सबसे पहले यदि मैं अल्जीरिया की बात कर रहा हूं तो अल्जीरिया के बारे में आपको शायद ज्ञात हो कि ये पूरे अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है।
है ना, ये लार्जेस्ट कंट्री है, ये सबसे बड़ा देश निकल के आता है अफ्रीका का। इसके पश्चात याद रखें कि एक और कॉन्टिनेंट है जिसका नाम क्या है, एशिया, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। और ये कहां पर आता है, ये पूरा का पूरा भाग आता है एशिया कॉन्टिनेंट। और एशिया कॉन्टिनेंट को यूरोप से कौन पृथक करता है, एक सेकेंड, ये बस मैं बता देता हूं आपको कि ये है हमारा यूराल माउंटेन, ये है कैस्पियन सागर और साथ में काला सागर, ये वाला पोर्शन है एशिया। और एशिया में कौन सा नेशन कहां पर दिखाई देता है, तो सबसे पहले देखना, ये है सऊदी अरेबिया, ये सऊदी अरब। सऊदी अरब के बाद यहां पर दिखाई देता है यूएई, है ना, सबसे पहले आता है, ये है सऊदी अरब, ये है हमारा सऊदी अरब। सऊदी अरब, सऊदी अरब के बाजू में आपको क्या दिखाई देता है, तो सऊदी अरब, यूएई, है ना, यहां पर आता है सऊदी अरब, फिर आता है यूएई, देन आता है ओमान, है ना, सऊदी अरब, यहां पर है यूएई, यूएई, देन आता है ओमान, ओमान। ओमान के बाद डायरेक्टली आता है क्या, ओमान के बाद डायरेक्टली आपको दिखाई देता है भारत, यह है भारत वाला भाग। भारत। अब हम चूंकि ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए अभी मैंने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ही लिख दिया है। क्लियर। इसके पश्चात जब आप जाएंगे तो भारत से हटकर फिर आएगा आपका बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद म्यांमार और म्यांमार के बाद चीन। तो यहां पर आपको मिलेगा इस वाले पोर्शन में, यह है बांग्लादेश, बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद यहीं पर म्यांमार, यह है म्यांमार वाला क्षेत्र, और म्यांमार के पश्चात मिलेगा चाइना। और हमारा टॉपिक ही यह है कि एक्चुअल में जिस प्रकार का क्लाइमेट आपको चाइना और इन सभी अदर कंट्रीज में देखने के लिए मिल रहा है, हमारे भारत में क्यों नहीं देखने के लिए मिल रहा। अर्थात यूपी वाले भाग में हमको हिमपात क्यों नहीं देखने के लिए मिलता, और साथ में चाइना में आपको हिमपात देखने के लिए मिलेगा। यह हमारा टॉपिक है आज का। अब मैं अफ्रीका की भी मार्किंग कर देता हूं कि सबसे पहले आएगा मिस्र, मिस्र के बाद लीबिया। तो सबसे पहले हमने मिस्र को मार्क कर लिया, यह है मिस्र। एक सेकेंड, इसको मैं बड़ा कर देता हूं, इसको मैं छोटा कर देता हूं, यह है मिस्र। और मिस्र के बाद देखने के लिए मिलेगा यह है लीबिया। देन यहीं पर जब आप आगे की ओर बढ़ेंगे तो आगे की ओर बढ़ने पर फिर आपको मिलेगा क्या, अल्जीरिया और अन्य छोटे छोटे देश, जैसे कि अल्जीरिया मिलेगा, अल्जीरिया के बाद नाइजर, नाइजर के बाद माली, माली के बाद पश्चिमी सहारा और फिर मारिटोनिया। तो यहां पर अब जो देश इंपॉर्टेंट है मैं उनकी मार्किंग कर रहा हूं, यह है पश्चिमी सहारा। ये पश्चिमी सहारा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में इसी देश को लेकर विवाद चल रहा है ना, पश्चिमी सहारा। एक्चुअल में ये 3 देशों के मध्य विवाद है, परंतु इन 3 देशों को अभी संयुक्त रूप से पश्चिमी सहारा का नाम दिया जाता है। अब पहले 3 थे, अब एक बार करंट चेक इसका करना पड़ेगा। क्लियर। तो ये है मेन कंट्रीज। अब यदि हम सागरों की बात करें तो किस किस सागर से होकर गुजर रही है, तो देखिए मैक्सिको है, तो मैक्सिको में हमेशा याद रखिए कि मैक्सिको देश से भी कर्क रेखा पास होती है, और मैक्सिको की खाड़ी, और मैक्सिको की खाड़ी कहां पर है, यह है मैक्सिको की खाड़ी। इन दोनों ही क्षेत्रों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अब इंपॉर्टेंट इसमें बात क्या है, एक सेकेंड रुकिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि यह है मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर से भी कर्क रेखा होकर गुजरती है। परंतु याद रखें कि आपसे पूछा गया है ये पहले भी क्वेश्चन कि यदि अटलांटिक महासागर से गुजरती है तो उत्तरी अटलांटिक या फिर दक्षिणी अटलांटिक, तो आंसर इज उत्तरी अटलांटिक महासागर से गुजरती है, ना कि दक्षिणी, याद रखें। और उत्तरी अटलांटिक में भी कहां, तो यहां पर आता है सारगेसो सागर, और सारगेसो सागर से गुजरती है क्या, यह हमारी कर्क रेखा अर्थात ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन। मैं यहां पर लिख देता हूं, यह है मैक्सिको गल्फ, यह भाग है, एक सेकेंड, यह भाग आता है मैक्सिको की खाड़ी या फिर गल्फ ऑफ मैक्सिको का, गल्फ ऑफ मैक्सिको।
क्लियर। और गल्फ ऑफ मैक्सिको के ही आगे आपको दिखाई देता है उत्तरी अटलांटिक महासागर। यह है उत्तरी अटलांटिक महासागर, जिसका भाग है सार्गेसो सागर। यहां पर दिखाई देगा रेड सी, जिसको मैंने रेड से लिखा है, तो रेड सी से भी होकर कर्क रेखा पास होती है। जब यहां से प्रवेश करती है तो यह है अरेबियन सी वाला भाग, यहां पर है अरेबियन सी, अरब सागर से भी पास होती है। और अरेबियन सी इज द एक्सटेंशन ऑफ इंडियन ओशन, तो इंडियन ओशन भी इसमें आ जाएगा। देन आगे की ओर जाएंगे तो फिर यहां पर छोटे बड़े सागर, लाइक यहीं पर आपको ताइवान की खाड़ी और भी कई अन्य छोटे मोटे सागर दिखाई देंगे। तो कुल मिलाकर बात यह इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड में यह कर्क रेखा 3 महाद्वीपों से, यानी कि उत्तर अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से, 17 देशों से और 6 जल राशियों से होकर गुजरती है। इसके अलावा क्या बात इंपॉर्टेंट है, तो इसके अलावा बात यह इंपॉर्टेंट हो जाती है कि यदि आप कर्क रेखा को ध्यान से देखें तो कर्क रेखा में थोड़े और इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे कि इजिप्ट में एक नासिर झील है जो कि कर्क रेखा पर स्थित है। यूएई में केवल और केवल ये अबू धाबी से गुजरती है, तो अबू धाबी कहां पर आएगा, कर्क रेखा पर स्थित। चाइना की हम बात करते हैं तो चाइना में एक टावर है जिसका नाम है टावर ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्लियर। तो ये टावर कहां पर स्थित है, बेसिकली ये आता है गुआंगडोंग में, है ना। चाइना की एक सिटी है गुआंगडोंग, और यहां पर आता है टावर ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कर्क रेखा के समीप स्थित है। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका और साथ में ओमान की राजधानी मस्कट यह भी स्थित आपको दिखाई देती है कहां, कर्क रेखा पर। अब आज का टॉपिक यह कह रहा था कि वास्तविकता में ये जो कर्क रेखा है ये भारत में अप्रभावी क्यों है। इसको 2 मिनट में आप इसको आप 5 मिनट में समझने का प्रयास करें कि वास्तविकता में होता क्या है। वास्तविकता में हम देखते हैं कि वर्ल्ड में, है ना, वर्ल्ड में जितने भी स्थान आप ध्यान में रखते हैं, तो इस वर्ल्ड में यदि आप देखेंगे तो कर्क रेखा के ऊपर के भाग को आप नाम देते हैं नीचे के भाग को आप नाम देते हैं ट्रॉपिकल जोन, और ऊपर के भाग को आप नाम देते हैं टेम्परेट जोन का। परंतु याद रखना कि भारत में कर्क रेखा अप्रभावी इसलिए है क्योंकि भारत में हिमालय प्रभावी हो जाता है। क्या बोला मैंने बोला यहां पर, मेरे कहने का अर्थ है कि वास्तविकता में भारत में कर्क रेखा अप्रभावी है क्योंकि हिमालय प्रभावी है। और ये कोई नेगेटिव बात नहीं है, हमेशा याद रखिएगा। भारत के संदर्भ में ये बहुत ही अच्छी बात है कि भारत में हिमालय प्रभावी है। ऐसा क्यों, तो देखिए अब आगे हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। हिमालय किस प्रकार प्रभावी है, तो आपको ये बात पता है कि हिमालय का निर्माण 2 प्लेटों के मिलने से हुआ है। और कौन सी हैं ये 2 प्लेटें, तो एक आती है यूरेशियन प्लेट और एक निकल के आती है हमारी कौन सी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, या फिर इसी को हम नाम देते हैं इंडियन प्लेट का। यानी कि पेनिनसुलर इंडिया के यूरेशियन प्लेट से टकराने के कारण हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। क्लियर है इतनी बात। बस यदि हम इतनी बात याद रखें तो यहां पर अर्थ ये निकल के आया कि यदि ये है हमारा भारत, यहां पर है, ये है भारत, और इसी भारत के यदि हम उत्तर में देखते हैं तो यहां पर आपको दिखाई देता है क्या, ये है हिमालय। ठीक है, यह है हिमालय वाला रीजन, मतलब कि यहां पर आ गया ये हिमालय, ये है हिमालय, और नीचे आपको देखने के लिए मिला क्या, ये है उत्तर भारत का विशाल मैदान, यानी कि नॉर्थ प्लेन या फिर नॉर्थ इंडियन प्लेन। मैं बताना क्या चाह रहा हूं, अब मैं बताना ये चाह रहा हूं, धीरे धीरे समझना, है ना, कि ये है हिमालय। अब हिमालय में एक्चुअल में हो क्या रहा है, तो देखना, भारत में जब मानसून आता है तो भारत में मानसून आता है दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन से, और जब भारत में शीत ऋतु होती है और शीतकाल में जब भारत में वर्षा होती है तो ये जो पवनें आती हैं ये आती हैं किस दिशा से, साइबेरिया से, अर्थात उत्तर
पूर्व दिशा से, मतलब कि इसी को हम कहते हैं क्या, लौटता मानसून। ये मानसून वाले चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगा। बट यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये यदि हिमालय है और हिमालय के नीचे आपको दिखाई दे रहा है उत्तर भारत का मैदान, मतलब कि हमें समझना यह है कि जब भारत में लौटते मानसून का आगमन होता है, यानी कि भारत में जब साइबेरिया क्षेत्र से पवनें प्रवेश करती हैं, यह है फिर से पेनिनसुलर इंडिया। और पेनिनसुलर इंडिया यानी कि प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी भाग में आपको क्या देखने के लिए मिला, यह है हिमालयन रीजन, और यहां इसी के नीचे उत्तर भारत का विशाल मैदान। अब जो साइबेरिया से पवनें आ रही हैं, साइबेरिया से जो पवनें आ रही हैं, ये इस हिमालय से टकराएंगी यहां से, और हिमालय से टकराने के कारण ये तिब्बत के पठार पर क्या कराएंगी, वर्षा। और जब ये तिब्बत के पठार पर वर्षा कर हिमपात, क्योंकि ये एक्चुअल में शीत पवनें हैं, तो यहां से जो पवनें आ रही हैं ये हिमालय को पार ही नहीं कर पाएंगी। और क्यों नहीं कर पाएंगी, क्योंकि हिमालय वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट रेंज है, इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। क्लियर? तो इस माउंटेन रेंज को पार कर पाना इन साइबेरियन पवनों के बस की बात नहीं है। दैट्स वाई कि यहां पर ये पवनें हिमालय से टकराएंगी, और हिमालय से टकराकर ये तिब्बतियन प्लेट्यू, यानी कि यहां पर आपको दिखाई देता है तिब्बत का पठार, और तिब्बत के पठार पर ये क्या करा देंगी, हिमपात। और जब ये तिब्बत के पठार पर हिमपात कराएंगे तो याद रखें कि ये कंडीशन, ये सिचुएशन क्रिएट होती है, और इसी कारण से आपको तिब्बत का पठार एक प्रकार से शीतकाल में शीत मरुस्थल में परिवर्तित होता हुआ देखने के लिए मिलेगा। अर्थात यदि हिमालय नहीं होता तो हिमालय के ना होने पर यह क्या बन जाता है, शीत मरुस्थल। हिमालय नहीं होता तो हिमालय की अनुपस्थिति में जो हमारा भारत है, यह भारत वास्तविकता में क्या बनता, शीतकाल में यह बनता शीत मरुस्थल, अर्थात कोल्ड डेजर्ट, शीत मरुस्थल बनता, अर्थात कोल्ड डेजर्ट बनता। और जब यह कोल्ड डेजर्ट बनता तो बताइए, क्या भारत में मानवाधिवास, क्या भारत में इतनी सारी वनस्पतियां, क्या भारत में इतनी सारी बायोडायवर्सिटी संभव हो पाती? बिल्कुल नहीं हो पाती। यानी कि भारत शीत मरुस्थल नहीं है, इसका केवल और केवल एक कारण है, इसको हम हिमालय का वरदान कह सकते हैं। लेकिन इसी प्रकार यदि आप शीतकाल, ये तो बात हुई शीतकाल की, इसी प्रकार यदि हम ग्रीष्म काल में देखें तो ग्रीष्म काल में इसका कुछ और उल्टा होता। जैसे ये है हमारा क्या, फिर से भारत, और इस भारत की कंडीशन में मैंने फिर से आपको बताया कि इसके उत्तर में आपको दिखाई देता है क्या, यह है हिमालयन रीजन। और यदि हिमालयन रीजन को देखें, यानी कि यह है पश्चिमी हिमालय और यह है पूर्वी हिमालय, यदि आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो। क्लियर? इसी प्रकार यदि हम देखें तो भारत में मॉनसून का आगमन कहां से होता है, यह होता है दक्षिण पश्चिम दिशा से, यानी कि यहां से मॉनसून प्रवेश करता है और फिर यह पूरे भारत में वर्षा कराता है। और ये भारत में वर्षा कराते हुए जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो अरावली पर्वत के समानांतर होने के कारण ये राजस्थान वाले एरिया में वर्षा नहीं कराता, और जब नहीं कराता तो फिर ये हिमालय से टकराता है, और हिमालय से टकराने पर ये पूरी उत्तर भारत के बेल्ट में ये वर्षा कराता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जैसे जैसे हम पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तो पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा का परसेंटेज कम होता जाता है ना, सॉरी, पूर्व की ओर बढ़ने पर वर्षा का परसेंटेज कम होता जाता है। परंतु याद रखें कि ये मानसूनी पवनें वर्षा केवल और केवल इसलिए करा पाती हैं वर्षा काल में क्योंकि हिमालय है, हिमालय है इसीलिए वर्षा करा पाती हैं। अदरवाइज यदि हिमालय नहीं होता तो इस कंडीशन में ये पवनें वर्षा नहीं करा पाती, और जब ये पवनें वर्षा नहीं करा पाती अर्थात टकरा नहीं पाती तो वर्षा नहीं करा पाती, वर्षा नहीं करा पाती तो ये भारत के ऊपर से डायरेक्टली निकल जाती हैं कहां पर, तिब्बत के पठार साइड, यानी कि यहां से ये पूरी तिब्बत के पठार साइड निकल जाती। इसका अर्थ यह है कि जहां एक और भारत शीतकाल में शीत मरुस्थल बनता, कोल्ड डेजर्ट बनता, उसी प्रकार भारत ग्रीष्म काल में या फिर ग्रीष्म काल में भारत क्या बन जाता, यह बन जाता हॉट डेजर्ट, यानी कि एक प्रकार से मरुस्थलीय क्षेत्र। जैसे मरुस्थल आपको सामान्यतः देखने के लिए मिलते हैं वैसा मरुस्थलीय क्षेत्र ये बनता। और इस कंडीशन में बताइए, एक साइड आपको मिल रहा है शीत मरुस्थल और एक साइड मिल रहा है क्या, ग्रीष्म मरुस्थल, यानी कि गर्म मरुस्थल। तो क्या इन दोनों ही कंडीशन में कहीं पर भी बायोडायवर्सिटी, किसी भी एरिया में आपको जैव विविधता या फिर वनाच्छादित क्षेत्र या फिर सदा नीरा नदियों का विकास क्या देखने के लिए मिलता है? क्या भारत में कृषि संभव हो पाती? और जब ये कुछ नहीं हो पाता तो याद रखिएगा, भारत जिसे हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नाम देते हैं ये बिल्कुल भी नहीं हो पाता। इसका सीधा अर्थ यह है कि कर्क रेखा के उत्तर का भाग, यह है कर्क रेखा, और कर्क रेखा के उत्तर का भाग
भी आपको उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र देखने के लिए मिल रहा है, अर्थात वहां पर भी आपको उष्णकटिबंधीय जलवायु मिल रही है, जबकि होनी चाहिए शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु। इसका केवल एक कारण है कि भारत में हिमालय का विस्तार है, और यदि भारत में हिमालय नहीं होता तो कंडीशन ये क्रिएट हो जाती। और ये कंडीशन क्रिएट होती क्या, यदि मान लो हिमालय नहीं होता। तो अब एक प्रैक्टिकली बात करते हैं कि हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ। हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है दो प्लेटों के टकराने से, यानी हिमालय नहीं होता तो तिब्बत का पठार नहीं होता, तिब्बत का पठार नहीं होता तो अल्तुनशान, टियनशान, नानशान, कुल्लुनशान ये नहीं होते, मतलब कि कुछ नहीं होता। अभी भी भारत जुड़ा होता किसके साथ, अफ्रीका महाद्वीप के साथ, तो बात ही खत्म हो जाती, यानी कि ये टॉपिक ही नहीं आता। अब बात हमारी ये इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअल में ये मैं बोल क्या रहा हूं कि हिमालय से पवनें टकराती हैं और पवनें हिमालय से टकराकर ये फिर वर्षा कराती हैं, यानी कि भारत में वर्षा होती है। इसका एक कारण है, वो है हिमालय। इसका अर्थ आप समझ लीजिए एक मिनट में कि यदि हम हिमालय की बात कर रहे हैं तो एक्चुअल में ये है हिमालय। हिमालय के तीन भाग हैं, एक है वृहद हिमालय, एक है हमारा लघु हिमालय, और एक आता है शिवालिक श्रेणी। और शिवालिक श्रेणी से फिर ये आता है पर्वतपदीय क्षेत्र, यानी कि ये हो गया हमारा हिमालयन रीजन, यह है हिमालयन रीजन। फिर इसके बाद दूसरी ओर आपको देखने के लिए मिलता है क्या, यह है पेनिनसुलर इंडिया वाला एरिया, यह है पेनिनसुलर इंडिया। और इन दोनों के मध्य में जो मैदानी भाग आपको आकर देखने के लिए मिलता है, इस मैदानी भाग को, एक सेकंड, ये जो मैदानी भाग आपको देखने के लिए मिल रहा है, इस मैदानी भाग को आप क्या नाम देते हैं, इसे नाम देते हैं वास्तविकता में उत्तर भारत का विशाल मैदान, है ना। ये है, मैं यहां पर लिख भी देता हूं कि ये वाला पोर्शन है हमारा हिमालयन रीजन, हिमालय। ये है नॉर्थ इंडियन प्लेन, NIP लिखूंगा इसको, है ना, नॉर्थ इंडियन प्लेन। और ये है पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुला इंडिया। क्लियर। अब होता क्या है एक्चुअल में कि इस पेनिनसुलर इंडिया या फिर प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर से ये पवनें प्रवाहित होना चालू होती हैं, है ना, और प्रवाहित होते हुए ये बढ़ रही होती हैं, कहां पर, ये बढ़ रही होती हैं हिमालय की ओर, ये ऐसे प्रवाहित हो रही हैं। अब प्रवाहित होते होते ये उत्तर भारत के मैदान से गुजरी और फिर ये जाकर हिमालय से टकराई। और जब ये हिमालय से टकराई तो इन पवनों ने ऊपर उठना प्रारंभ किया, और ऊपर उठने पर क्रिया क्या घटित हुई कि ऊपर उठने पर जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाते हैं तो टेम्परेचर हाई से टेम्परेचर लो होता जाता है, और जब टेम्परेचर हाई से टेम्परेचर लो होता जाता है तो यहां पर एक प्रक्रिया घटित होती है जिसको हम नाम देते हैं कंडेंसेशन या फिर संघनन की क्रिया। और इस कंडेंसेशन के द्वारा क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, और फिर जब ये क्लाउड्स संतृप्त हो जाते हैं तो फिर यही क्लाउड क्या कराते हैं, रेनफॉल, या फिर यही कराते हैं वर्षा। और इसके कारण देखिए यहां पर क्या हो रही है, उत्तर भारत के मैदान में वर्षा हो रही है। और यदि हिमालय नहीं होता तो ये पवनें डायरेक्टली फ्लो करते हुए कहां चली जाती, सामने की ओर। क्लियर। अर्थात यदि मैं इसको एक बार में कंपाइल करूं तो हमारा टॉपिक था, एक्चुअल में हम समझना चाह रहे थे कि कर्क रेखा भारत में अप्रभावी क्यों है, अर्थात पूरे भारत में आपको उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु का प्रभाव क्यों देखने के लिए मिलता है। इसमें सबसे पहले हमने कर्क रेखा के बारे में जाना, भारत के कंटेक्स्ट में कर्क रेखा किस प्रकार इंपॉर्टेंट है, यानी कि कर्क रेखा कहां कहां से गुजरती है, कौन कौन सी राजधानियां इसमें इंपॉर्टेंट है, इन सब के बारे में हमने डिस्कशन किया। एक और नोट हमने वर्ल्ड मैप के बारे में निकाला, वर्ल्ड मैप में कहां कहां से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर कर्क रेखा पास होती है, इसके बारे में डिस्कशन हुआ। सेकेंड बात कि हमने फिर इसी कर्क रेखा को लेकर जो हमारा क्वेश्चन था उसको समझने का प्रयास किया, और यदि एक लाइन में इसका आंसर देना हो तो कर्क रेखा भारत में अप्रभावी है क्योंकि भारत में हिमालय प्रभावी हो जाता है। ये एक लाइन में इसका आंसर होगा। इज दैट क्लियर? और यदि क्लियर है, और यदि इस वीडियो में आपको थोड़ी भी हेल्प मिली है और थोड़ा भी आपको समझ में आया है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।